अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग में एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिक और उनकी बुक जो कि जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया समझने में और पढ़ने में काफ़ी मुश्किल है। उसके आइडियाज़ कुछ थिक हैं, या आप ये कह लें कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उसको हैसियत तो एक आप कह लें कि बुनियादी हासिल है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जी मैं बात कर रहा हूँ क्रिटिकल प्रैक्टिस बाय कैथरीन बेल्सी की। आपको याद होगा कि इससे पहले हम एक जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं क्रिटिकल प्रैक्टिस पे, कैथरीन बेल्सी पे, और उसमें हमारा जो थीसिस था, जो बुनियादी थीसिस कैथरीन बेल्सी ने मेंटेन किया, इस्टेब्लिश किया, वो था कॉमन सेंस और एक्सप्रेसिव रियलिज़म का। और एक्सप्रेसिव रियलिज़म में हमने ये देखा था कि एक्सप्रेसिव रियलिज़म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन आइडियाज़ एंड ह्यूमन ऑब्जर्वेशंस। और उसके बाद हमने ये देखा था कि इस एक्सप्रेसिव रियलिज़म को, जो कि बुनियादी हैसियत है जिसकी इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, अकॉर्डिंग टू कैथरीन बेल्सी, उसको कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस दरपेश हैं, यानी उसको कौन कौन से चैलेंजेस सामना, कौन कौन सी ऐसी थियरी है जो उसको चैलेंज करती है। लास्ट टाइम हमने देखा था सबसे पहली थियरी थी न्यू क्रिटिसिज्म, जिसमें हमारा क्रक्स ये था कि जो मीनिंग्स हैं वो टेक्स्ट में मौजूद हैं, टेक्सचुअल एनालिसिस से हमें मीनिंग्स मिलते हैं, ना कि राइटर में या उसके बैकग्राउंड में। और रीडर में हमने देखा एक और थियरी जिसने इसको चैलेंज किया, दैट वाज रीडर पावर थियरी और रीडर रिस्पॉन्स थियरी, जिसमें हमने देखा कि मीनिंग रीडर में है। मूविंग ऑन, इसी जो चैलेंज करती हुई थियरीज़ हैं क्रिटिसिज्म एंड मीनिंग्स, बात अब पहुंची है क्रिटिकल थियरी से आगे चलती चलती क्रिटिसिज्म और फाइंडिंग आउट द मीनिंग्स पे। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था वो था फर्डिनेंड डी सॉस्योर की जो इंट्रोडक्शन टू जनरल लिंग्विस्टिक्स बुक थी, उस पर उसका पोस्ट सॉस्योरियन लिंग्विस्टिक्स ने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया एक्सप्रेसिव रियलिज्म के लिए। सॉस्योर का या सॉस्योर, इसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, इसका आप ये कह लें कि बेसिक थियरी थी क्या। इनका ख्याल ये था कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है, या जो हम इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, कोई भी लैंग्वेज, इट इज़ द सिस्टम ऑफ साइंस। मसलन अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस। तमाम लफ्ज़ एक साइन है, हर लफ्ज़ एक साइन है, और हर लफ्ज़ जो है वो एक साइन, और हर साइन के आगे दो हिस्से हैं। जैसे कि आपने देखा, इफ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस, तो हर साइन के दो हिस्से हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। यानी हर एक वर्ड अगर एक सिंबल है तो उसके दो हिस्से हैं। एक सिग्निफायर है, सिग्निफायर से मुराद ये है कि कोई लफ्ज़ जो है उसका रिटन या साउंड इमेज क्या है, और दूसरा वर्ड है सिग्निफाइड। सिग्निफाइड का मतलब है वो आइडिया जो हमारे माइंड में आता है जब हम उस वर्ड को पुकारते हैं या बोलते हैं। तो इससे मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ, से दिस इज़ अ मार्कर, तो मैंने लफ्ज़ बोला मार्कर, यानी जो मेरी साउंड है, या मैं ये वर्ड एक पेज के ऊपर लिख के किसी स्टूडेंट को देता हूँ, ब्रिंग मी अ मार्कर, या वो बच्चा मेरी बात सुनेगा, या वो मेरे जो पेज जिसके ऊपर मैंने लिखा है वो लेके जाएगा और मार्कर लेके आएगा। जब मैं वर्ड वो मार्कर देखेगा या सुनेगा तो उसके माइंड में एक आइडिया आएगा कि मार्कर से मुराद क्या है। तो जो साउंड इमेज है या रिटन इमेज है, इट इज़ कॉल्ड सिग्निफायर, और जो उसके माइंड में आइडिया आता है उस बात को सुन के, इट इज़ कॉल्ड सिग्निफाइड। सो साइन इन दो चीज़ों का मजमूआ है। अब इसके बाद एक लंबी बहस है कि सिग्निफायर जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। हमने ये भी देखा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी साउंड सेम है। फेयर, फेयर, आप ये एक वर्ड है, इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं। हर एक वर्ड ऐसे बहुत सारी, जैसे होमोफोन्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हम पढ़ते हैं, उनमें साउंड सेम होती है बट उनका जो सिग्निफाइड है वो अलग अलग होता है। तो एक तो थियरी ये है कि जो सॉस्योर की थियरी थी कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस। अब इसको आप अप्लाई करें लिटरेचर पे। अब अगर आप लिटरेचर पे अप्लाई करेंगे तो हर वर्ड, हर सिंबल, हर इमेज, उसका एक सिग्निफायर होगा, और उसका एक सिग्निफायर होगा और एक सिग्निफाइड होगा, जिससे उसको एनालाइज किया जा सकता है। दूसरा इस थियरी का हिस्सा ये है कि लैंग्वेज जहाँ
एक रिटन या साउंड इमेज और उसके आइडिया पर मुश्तमिल है। एट द सेम टाइम लैंग्वेज सिस्टम ऑफ डिफरेंस पर भी मुश्तमिल है। जब हम बात करते हैं डिफरेंस की तो उसके कई एक डायमेंशंस हैं। डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, बट एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि लैंग्वेज जो है वो बाइनरी अपोजिशन की शक्ल में मौजूद है, डे नाइट, ब्लैक वाइट। यानी अगर हम ये देखें कि बाज़ औक़ात हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट भी तो करते हैं, तो एक समझने का तरीका डिफ्रेंशिएट करने वाला भी है, और डिफ्रेंशिएट में दो हमेशा पेयर्स में हमेशा चलती हैं, ब्लैक वाइट, जैसे मैंने बताया, बॉय गर्ल, मेल फीमेल। ठीक है, लिटरेचर में अब आपने पढ़ी कॉन्ट्रेरीज विलियम ब्लेक में, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, चाइल्ड, ओल्ड एज, इनोसेंस, एक्सपीरियंस। इसी तरह आपने विंटर और समर, ये मौसम और सीजन्स नेचर पोइट्री में अगर आप देखें तो आपको नज़र आते हैं। तो एक सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस भी लैंग्वेज का जो है ये भी इसी लैंग्वेज का हिस्सा है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे मिल के तो सासोरियन थियोरी बनाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, कोई दो टर्म्स हैं ऐसी, लैंग एंड पैरोल, ये दो आपके सामने टर्म्स हैं, लैंग एंड पैरोल। लैंग का मतलब ये है कि जो लैंग्वेज है उसके वो एक सिस्टम ऑफ रूल्स पर मुश्तमिल है। जो रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, जो लिखे हुए हैं, जो सेट प्रिंसिपल्स हैं, जो थियोरी की हद तक हैं, वो लैंग है। और जो एक्चुअल प्रैक्टिस है इट इज़ कॉल्ड पैरोल। अच्छा, मैं अब ये भी बता दूं कि ये जो आपके सामने सासोरियन, ये जो आपके सामने जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लैंग्वेज की हद तक नहीं है, ये एंथ्रोपोलॉजी पे भी अप्लाई होता है, ये सोशियोलॉजी पे भी अप्लाई होता है, ये बेसिकली सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है। यानी आप यही समझ लें लैंग एंड पैरोल को कि रिलीजन में लिखी हुई चीज़ें जो इंसान को करने के लिए बताई गई तो वो आपका लैंग है, और एक्चुअल हम प्रैक्टिस क्या करते हैं ये हमारा पैरोल है। इसी तरह जो मुआशरा, जो रूल्स लॉज हैं वो लैंग है, और जो हम एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं इट इज़ कॉल्ड पैरोल। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। अब जहाँ हम ये सारी बातें कर रहे हैं, एट द सेम टाइम एक बेसिक चीज़ भी बात की उन्होंने कहा जी लैंग्वेज की जो नेचर है वो कोई फिक्स नहीं है, ये आर्बिट्ररी नेचर होती है लैंग्वेज की। आर्बिट्ररी से मुराद ये कि जब एक लफ्ज़ का अहले ज़ुबान ने, इंग्लिश लैंग्वेज बनाने वालों ने जब एक लफ्ज़ बना दिया, एक बेसिक लफ्ज़ बना दिया, तो जो लफ्ज़ वो जैसे बना दिया उसका जो मीनिंग्स बना और उसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो एज इट इज़ रहेगा। उसको हम तर्जुमा नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, या हम ये नहीं सवाल कर सकते ये ऐसा अगर है तो ऐसा क्यों है। बहुत स्टार्ट में बेसिक लेवल पे आर्बिट्रीनेस मौजूद है, लेकिन अब बहरहाल किसी हद तक आर्बिट्रीनेस कम होते होते चीज़ों के रूल्स बन गए हैं। तो अगर हम ये सारी बातें इकट्ठी करें तो हमें एक बात तो समझ में आती है कि लैंग्वेज और लैंग्वेज से एक्सट्रैक्ट होने वाले मीनिंग्स बेसिकली एक सोशल फिनोमेना है। सोशल फिनोमेना, सोसाइटी में लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होती है, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होती है, लैंग्वेज के साइंस और सिंबल्स कल्चर से निकलते हैं, कल्चर साइंस बनाता है, अच्छे हैं बुरे हैं, उनसे एसोसिएटेड आइडियाज़ को बनाता है, और फिर हर आइडिया, हर साइन के अंडरलाइंग मीनिंग्स मौजूद हैं। यानी जब वो सिंबल का दर्जा रखता है, जैसे लिटरेचर में पढ़े तो एक सिंबल, रोज़ इज़ अ सिंबल ऑफ लव। इसी तरह अगर आप विंटर की मिसाल लेते हैं तो विंटर इज़ अ सिंबल ऑफ, मोस्ट ऑफ द इज अ सिंबल ऑफ डेथ, स्प्रिंग इज़ अ सिंबल ऑफ रीबर्थ। तो आप ये समझ लें कि जो लैंग्वेज की कंस्ट्रक्शन है एक सोशल फिनोमेना और ये फिक्स्ड होती है, एंड बट इट मे वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी कि कुछ एड्स हैं, जैसे परफ्यूम की ऐड होती है, परफ्यूम की ऐड में एक आप सिर्फ आप एक अपना पैगाम देते हैं, तो एक ख़ास औरत आप दिखाते हैं, एक बड़े अच्छे लिबास की, एक बड़ी एलीट क्लास की, तो दिखाना ये होता है कि बेसिकली ये जो परफ्यूम है ये एलीट क्लास की पसंद है। आप एजुकेटेड लेडी दिखाएंगे तो पता चलेगा कि ये पढ़े लिखे लोगों की ये मिसाल है, ये पढ़े लिखे लोगों की ये चॉइस है। इसी तरह अगर आपने एक चीज़ बच्चों की दिखानी है तो बच्चों को दिखाते हैं एक चीज़, बच्चा एक चीज़ की तरफ मचलता है, ये हमारी एडवर्टीज़मेंट में या एडवर्टाइजिंग में यूज़ होती है, तो उसका मतलब है ये बच्चों के लिए बनी है। परफ्यूम की बड़ी ढेर सारी उन्होंने मिसालें दी हैं, यंग एज की, ओल्ड एज की, एलीट क्लास की। तो ये सारी की सारी क्या है, इट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग्स थ्रू लैंग्वेज। और लैंग्वेज कैसे, लैंग्वेज वो जो सिस्टम ऑफ साइंस पर मुश्तमिल है। सिस्टम ऑफ साइंस में मैंने बताया हर साइन एक
सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड पर मुश्तमिल है। सो ये एक पोस्ट यानी सॉशोर की थ्योरी के आने के बाद ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट था इट ऑल्सो चैलेंज एक्सप्रेसिव रियलिज्म। तो एक्सप्रेसिव रियलिज्म को जो ख़तरात लाहक हैं आप कह लें, या उसमें जो चेंजेस आती हैं, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था तो उसमें ये भी एक है। अब ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो आप कह लें कि क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं एक्सप्रेसिव रियलिज्म के कॉमन सेंस के, तो बेसिकली दे आर रिजल्टिंग इनटू प्लूरैलिटी ऑफ मीनिंग्स। अगर हम सिर्फ एक एक्सप्रेसिव रियलिज्म की बात करें या कॉमन सेंस की बात करें तो एक बात होता है कि हम मीनिंग्स को फिक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक थ्योरी, हम न्यू क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, रीडर पावर की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट सॉशर्स थ्योरी, तो इसका मतलब ये है कि मीनिंग्स आर पाइलिंग अप। मीनिंग्स एक नहीं है, मीनिंग एक से ज़्यादा हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब जब टेक्स्ट को डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो हमें अलग अलग मीनिंग्स नजर आएंगे। सो दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड अ प्लूरैलिटी ऑफ मीनिंग्स। तो इसका मतलब है कि मीनिंग्स फिक्स नहीं है। सो अभी तक की हमारी डिस्कशन जो क्रिटिकल प्रैक्टिस में हुई वो ये कि मीनिंग्स फिक्स नहीं है, देयर इज अ प्लूरैलिटी ऑफ मीनिंग्स। सो देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू क्रिटिकल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द थियरी, अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ Catherine Belsey, that we need to develop and evolve a new critical practice, एक ऐसी new critical practice जिसमें हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाने हैं जिसकी मदद से हम मीनिंग्स को फिक्स तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम वो जितने भी मीनिंग्स हम उनको डिफरेंट एंगल से हम प्रोब ज़रूर कर सकते हैं, हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक तो होगी एक बहस। इसी बुक में जब थोड़ा हम आगे चलते हैं तो अगले सेक्शन में शी इज़ एड्रेसिंग दी सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट से मुराद जो मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट करने वाला है, मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट करेगा कौन? एक ऐसा रीडर है, या आप ये कह लें कि मीनिंग एक ट्रांसेंडेंटल एक इसका एस्पेक्ट ये है कि मीनिंग्स कौन और कैसे एक्सट्रैक्ट होंगे। तो उसमें जो सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने कहा, आइडियोलॉजी की मिसाल दी। एक सब्जेक्ट जो होता है वो किस चीज़ पर फोकस करता है? एक सब्जेक्ट, एक इंडिविजुअल, मैं, आप जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, तो वो बेसिकली इंडिविजुअल्स हैं। और इंडिविजुअल्स आखिर ऐसे कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो वो जो सॉफ्टवेयर सबसे पहला हमारे माइंड में आता है अकॉर्डिंग टू कैथरीन बेल्सी, दैट इज़ आइडियोलॉजी। अब एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बहस ये है कि लुई, इन्होंने इनफैक्ट क्रिटिकल प्रैक्टिस में 2 बड़े नाम उनको आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक हम अभी करेंगे, एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। लुई आल्थुसर की मिसाल दी, बेसिकली ही वाज अ मार्क्सिस्ट। एक इन्होंने यहाँ इनकी मिसाल लेंगे, दूसरे याक लाकान की मिसाल लेंगे जो साइको एनालिटिक एबिलिटी रखते हैं, साइको एनालिसिस जिनकी ख़ास बात, जिनकी थियरी है साइको एनालिस्ट। ही वॉज अ मार्क्सिस्ट। अब मार्क्सिस्ट आपको पता है कि सोशल फॉर्मेशन की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्लास स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्रोडक्टिव फोर्सेस की बात करते हैं, सोसाइटी में बताते हैं कि एक एलीट क्लास है या एक आप कह लें कि मालदार तबका है और एक वर्किंग क्लास है। अब अकॉर्डिंग टू लुई आल्थुसर, इनकी एक बुक थी विच वाज पब्लिश इन 1971, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रेंटिसेस में वो कहते हैं कि लिटरेचर जो है, यानी हमें लिटरेचर समझाने के लिए उन्होंने लुई आल्थुसर की हेल्प ली कैथरीन बेल्सी। अब उनका ख्याल ये है कि जैसे फैक्ट्री में, मिलों में चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस होकर हम तक पहुंचती हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं और फिर हम अपना फीडबैक देते हैं, अच्छी है, ये बुरी है। जस्ट लाइक दैट लिटरेचर इज़ ऑल्सो एज आइडियोलॉजिकल अपरेटस। ये रिप्रोड्यूस करता है रिलेशंस और प्रोडक्शंस को। कैसे? अगर सिर्फ उनकी बात करें, लुई आल्थुसर क्या कहता है तो पहले वो देख लेते हैं। प्रोडक्टिव फोर्सेस यानी कि लेबर वो जो कि काम करती है, जो कि आपका मेहनत करती है, किसी भी फैक्ट्री में जॉब करती है, मेहनत करने वाले लोग जो हैं प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, अब वो जो एक प्रोडक्टिव फोर्सेस काम करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आगे मार्केट में जाती है और वो अपनी अर्निंग कमाते हैं, तो वो अर्निंग जो है वो किसी हद तक प्रोडक्टिव फोर्सेस तक जाती है और एक बड़ा हिस्सा जो है वो मालिकान तक जाती है। ये जो आइडियोलॉजी को या जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे होते हैं। अब उन्होंने मिसाल दी कि इसी तरह सोसाइटी के अंदर जैसे ये 2 फोर्सेस हैं, इसी तरह
सोसाइटी जो है वो अपने अंदर दो तरह की फोर्सेस रखती है, जैसे ये दो हैं इंडस्ट्री में, इसी तरह एक स्टेट के अंदर, एक रियासत के अंदर दो तरह की फोर्सेस मौजूद हैं। एक को हम कहते हैं ISA, जिसे हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटसेस, और एक होता है RSA। अब ये बड़ा एक तवज्जो से समझने वाली चीज़ है। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटसेस है, जैसे आप कह लें आपका कल्चर है, आपकी फैमिली है, आपके नॉर्म्स हैं, आपकी ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, आपका रिलीजन है, ये सब कुछ आपकी इंस्टीट्यूशंस है, आपका करिकुलम है, आपका इंडिविजुअल, आप कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक इंडिविजुअल वाइल लिविंग इन सोसाइटी राइट आफ्टर हिज और हर बर्थ starts learning from whom? Starts learning from society. Family, mother, father, family, institutions, curriculum, language सीखता है, वो जो कुछ सोसाइटी सिखा रही होती है वो सीखता है, एंड टिल द एज ऑफ 15, 16, 17, 18 तो वो जो कुछ भी सीखता है वो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटसेस अपनी आइडियोलॉजी उस इंडिविजुअल के अंदर इनकलकेट करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ RSA। अब जब वो आइडियोलॉजी इनकलकेट कर देते हैं, आप ये कह लें कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए गए, आपको सोसाइटी के बारे में बता दिया जाएगा कि सोसाइटी में क्या होगा, आपने किस तरह से रहना है, किस तरह से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से बोलना है, बैठना कैसे, उठना कैसे, रोड पे कैसे चलना है, दूसरों के राइट्स क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपने कैसे परफॉर्म करनी। तो जहाँ जहाँ आप उनको वायलेट करेंगे तो उसको आपको इन्फोर्स करने के लिए RSA रिप्रेसिव स्टेट अपरेटसेस में आपकी पुलिस आ जाती है, आपके FIA आ जाती है जैसे हमारे यहाँ है, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ जाती हैं, आपकी कोर्ट्स आ जाती हैं, आपका लॉ आ जाता है, वो सब का सब फिर अपना आप इन्फोर्स करता है। तो ये आप समझ लें कि एक इंडिविजुअल, एक सब्जेक्ट है, वो जब किसी भी एक आप कह लें किसी भी चीज़ को एनालाइज करता है, फॉर एग्जांपल इफ़ ही इज़ गोइंग टू एनालाइज अ टेक्स्ट, तो वो अपने अंदर जो एक आइडियोलॉजी रखता है, उसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे वो अपना एनालिसिस करता है। आज का ये लेक्चर जो है वो मैं यहाँ लुई आल्थुसर की इस आइडियोलॉजी पे ख़त्म करता हूँ। इसमें आज हमने सॉसोर की जो थ्योरी वो और आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटसेस पे बात की। इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड विल डिस्कस एंड विल कंटिन्यू विद लुई आल्थुसर एंड विल प्रोसीड विद साइकोएनालिसिस theory given by Jacques Lacan. Thanks for watching.